सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है विनीत एंड मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो हम अपने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ के चैप्टर नंबर 5 पे पहुँच चुके हैं। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ जो हमारे चैनल पे चल रही है उसके क्लास 6 का जो हिस्ट्री का बुक है उसके हम 5th चैप्टर पे पहुँच चुके हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से हमारे पहला चैप्टर बच रहा है, बस बाकी सारे 2, 3, 4 ये चैप्टर हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर है किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। तो संक्रांत एक लड़का होता है। संक्रांत woke up to see his grandparents already go to and vote. They wanted to be the first to reach the polling booth. Why? Sankrant wanted to know. Were they so excited? Somewhat impatiently, his grandfather explained, "We can choose our own rulers today." देखो, संक्रांत जब सुबह में उठा तो उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, जो उसके दादा दादी थे, वो ऑलरेडी वोटिंग के लिए जा चुके थे। मतलब इलेक्शन का दिन था और उसके ग्रैंड पेरेंट जो है ऑलरेडी वोट देने जा चुके थे। ठीक है, जब उसके ग्रैंड पेरेंट्स को वोट देते हुए जब उसके ग्रैंड पेरेंट्स वोट देने चले गए तो जो संक्रांत है उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि क्या वो लोग वोट देने के लिए इतने एक्साइटेड है, मतलब वोट देने के लिए इतने एक्साइटेड है मतलब क्यों है, क्यों कोई रीज़न होगा जिसकी वजह से ये लोग वोट देने के लिए एक्साइटेड होंगे। तो उसके ग्रैंड फादर बोलते हैं कि आज के ज़माने में हम अपने जो रूलर है, हम अपने जो राजा हैं वो खुद डिसाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इंडिया है डेमोक्रेटिक। ठीक है, डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि रूलर्स आर चूजन बाय पीपल। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव आर चूजन बाय पीपल, है ना। अब इसी को लेके हम पुराने ज़माने में चलते हैं। पुराने ज़माने में मतलब अभी से चलते हैं हम लेटर वैदिक पीरियड। मैंने बताया था वैदिक पीरियड के बारे में, मैंने क्रोनोलॉजी समझाया था तुम लोगों को। अगर मैं क्रोनोलॉजी फिर से समझाऊं तो अगर ये एक मान लेते हैं एक टाइमलाइन है, तो सबसे पहले आता है प्री हिस्ट्री, फिर आता है प्रोटो हिस्ट्री, फिर आता है वैदिक एज। वैदिक एज में 2 पार्ट हैं, एक होता है अर्ली, एक होता है लेटर वैदिक। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में हम लेटर वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ चीज़ें जो है अर्ली वैदिक से भी कंपेयर करेंगे, समझ गए। तो अभी हमने प्री हिस्ट्री के पहला चैप्टर जो है प्री हिस्ट्री है, जो फर्स्ट चैप्टर है। उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री जो है वो 2 और 3 है। ठीक है, 4th चैप्टर में हमने पढ़ा अर्ली वैदिक पीरियड। अब 5th चैप्टर में पढ़ रहे लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, तो लिखा है चूजिंग लीडर और रूलर्स बाय वोटिंग इज समथिंग दैट हैज बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 years और सो। हाउ डिड मैन बिकेम रूलर्स इन द पास्ट? अभी से अगर कह रहे हैं कि अभी से 50 साल पहले से ये जो वोटिंग का सिस्टम है वो चालू हुआ है। मतलब अभी से 50 साल पहले से ये बहुत आसान है कि हम अपने रूलर्स को चूज कर सकें। ठीक है, बट अगर पहले ज़माने में जाएं तो पहले ज़माने में रूलर्स कैसे इलेक्ट होते थे, कैसे लोग रूलर बनते थे, उसके बारे में इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया है कि कैसे पुराने ज़माने के जो रूलर्स हैं वो बनते थे। तो अराउंड 3000 years ago some men became recognized as rajas by performing big sacrifices। देखो पुराने समय में, अभी से अगर 3000 साल पहले जाओ, ठीक है, तो कुछ व्यक्ति होते थे, कुछ मैन होते थे, उनको राजा डिनोट किया जाता था, बोला जाता था कि ये राजा है। ठीक है, ये कुछ सेक्रीफाइसेस, कुछ यज्ञ वगैरह कराते थे। ठीक है, उसमें एक यज्ञ है अश्वमेधा यज्ञ। तुमने देखा होगा रामायण में, इसका नाम सुना होगा अश्वमेधा यज्ञ। अश्वमेधा यज्ञ। इस यज्ञ में क्या होता है कि एक घोड़ा होता है, उसको रिलीज कर दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, वो जहां पर भी जाता है, जिस भी किंगडम में जाता है, वो किंगडम राजा का हो जाता है। ठीक है, अगर किसी किंग ने उस घोड़े को रोकने की हिम्मत की तो जिस राजा ने यज्ञ परफॉर्म कराया था उसकी उस राजा के साथ बैटल हो जाती थी। ठीक है, मतलब अगर आपने इस घोड़े को रिलीज किया है, आप एक किंग हो और दूसरे किसी किंग ने इसको रोक लिया, मतलब कि ही इज इनवाइटेड यू टू फाइट विथ हिम,
वह तुम्हें बुला रहा है कि आओ मेरे साथ लड़ो, अगर तुम्हें मेरा राज्य लेना है तो। समझ गए? और जिस जिस एरिया से वो घोड़ा पास हो जाता था और उसको कोई नहीं रोकता था, मतलब वहाँ के राजा ने उस राजा की राजशाही को स्वीकार लिया, मतलब कि वो उसके डोमिनेंस के अंदर आ गए हैं। ठीक है, मतलब कि वो अब जो भी किंगडम है, अगर मैंने घोड़ा छोड़ दिया यहाँ से कि जाओ घूमो, वो जाके एक दूसरे राज्य में पहुंचा और वहाँ के राजा ने इसको नहीं पकड़ा, इस घोड़े को नहीं रोका। इसका मतलब है कि वो राजा जो है इस राजा को अपना डोमिनेंस मानता है, मतलब कि ये इसका भी राजा है। समझ गए कि ये इससे बड़ा राजा है और ये वाला जो राजा है वो इस राजा के अब अंडर में काम करेगा। समझ गए? तो लिखा है द अश्वमेधा और हॉर्स सैक्रिफाइस was one such ritual. A horse was let loose to wander freely and it was guarded by the Raja's men. एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था और उसके पीछे राजा के जो सैनिक होते थे, राजा को व्यक्ति होते थे, वो उसकी रक्षा करते थे कि कहीं कोई इसका शिकार ना कर ले। If the horse wandered into the kingdom of other rajas and they stopped it, they had to fight. अगर वो दूसरे राजा के किंगडम में चला गया और उस राजा ने उस घोड़े को रोका, तो उस राजा को, जिस राजा ने यज्ञ कराया है, उससे युद्ध करना पड़ता। If they allowed the horse to pass, it meant that they accepted the rajas who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. और अगर किसी ने उस घोड़े को नहीं रोका, मतलब कि जो राजा है उसने एक्सेप्ट कर लिया कि जिस राजा ने यज्ञ कराया है वो मेरे से ज़्यादा ताकतवर है। These rajas were then invited to the sacrifice, which was performed by specially trained priest. जो राजा इसके डोमिनेंस को एक्सेप्ट कर लेता था, ठीक है, जिसके किंगडम से ये घोड़ा पास हो जाता था, फिर उस राज्य के राजा को बुलाया जाता था इस यज्ञ के अंदर। ठीक है, who were rewarded with gift, और ये लोग जो है वो, इन लोगों को गिफ्ट भी दिया जाता था। क्या? इन लोगों को गिफ्ट भी दिया जाता था। द राजाज हु ऑर्गेनाइज द सेक्रीफाइस वाज recognized as being very powerful and all those who come brought gift for him. और जितने भी लोग इसके लिए, देखो ये राजा है, उसने दूसरे राजा के किंगडम से उस घोड़े को पास कर दिया, तो वो राजा इनके यज्ञ को देखने आता था। जो राजा इस यज्ञ को देखने आते थे वो इस राजा को गिफ्ट देते थे, मतलब जिसने यज्ञ परफॉर्म कराया उसको गिफ्ट देते थे। ठीक है, अब ये जो राजा है जिसको ये लोग गिफ्ट दे रहे हैं, मतलब वो इनसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है ना। ये लोग इस राजा को गिफ्ट देते थे और जो ये लोग इस यज्ञ को देखने आए हैं, तो इन लोगों को भी कुछ ना कुछ गिफ्ट में दिया जाता था। ठीक है, मतलब गिफ्ट दोनों तरफ से दी जाती थी। द राजा वॉज अ सेंट्रल फिगर इन दीज रिचुअल। जो यज्ञ हो रहा है इसके जो मुख्य, जो हेड ऑफ द टेबल है, वो कौन होते थे? मतलब जिसके इर्द गिर्द ये पूरा यज्ञ घूमता था, ठीक है, वो कौन था? राजा था। ही ऑफन हैड अ स्पेशल सीट, अ थ्रोन और अ टाइगर स्किन। उसको राजगद्दी पे बिठाया जाता था। ठीक है, राजा की गद्दी दी जाती थी। जब ये यज्ञ होता था तो वो राजा जो होता था वो एक गद्दी पे बैठता था, है ना। हिज कैरियोटर हु वॉज हिज कंपेनियन इन द बैटल फील्ड एंड विटनेस्ड हिज एक्सप्लोइट्स चैंटेड टेबल्स ऑफ हिज ग्लोरी। और इसका जो सारथी होता था, जो उसके साथ जब युद्ध पे जाते थे राजा, तो जो व्यक्ति उसका घोड़ा चलाते थे, वो उसका क्या होता था? कैरियोटर। वो कैरियोटर उस राजा की फिर बड़ी तारीफ सुनाता था कि इन राजा ने इस युद्ध में ऐसा किया था और इस राजा को मार के फिर इस राज को, किंगडम को जीत लिया था। His relatives, especially his wives and sons, had to perform a variety of minor rituals. इसके बेटे, जो राजा अश्वमेधा यज्ञ करा रहा है, उनके बेटे, उनकी वाइफ को भी छोटे छोटे रिचुअल्स को परफॉर्म करना होता था। छोटे छोटे सांस्कृतिक जो पूजा होती है ना, रिचुअल्स, उसको परफॉर्म करना होता था। द अदर राजाज वर सिंपली स्पेक्टेटर्स हु हैड टू सिट एंड वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्रीफाइस। और जो बाकी राजा होते थे उनको सिंपली आके बैठना होता था और जो भी यज्ञ हो रहा है उसको देखना होता था और एंजॉय करना होता था। Priests performed the rituals including the sprinkling of sacred water on king. The ordinary people or the wish or vaishyas also brought gifts. However, some people such as those who were regarded as Shudras by the priest were excluded for many rituals.
जो बाकी राजा इस यज्ञ को देखने आते थे वो तो बैठ के इस यज्ञ को देखते थे, और जो पृष्ठ था, पृष्ठ एक पवित्र जल से इन राजा को क्या करते थे, स्प्रिंकल करते थे। जैसे जब हमारे घर में पूजा हो जाती है तो गंगा जल का छिड़काव करते हैं, वैसे ही वो जो पुजारी होते थे, वो राजा के ऊपर क्या पवित्र पानी जल छिड़कते थे। ठीक है, इस यज्ञ में वैश्य लोग भी आते थे। ठीक है, लेकिन जो शूद्रास थे वो नहीं आते थे। ठीक है, आपको पता हो कि वैश्य और शूद्र क्या है, नहीं है तो मैं बताता हूँ कि वैदिक एज में सोसाइटी को 4 पार्ट में कैटेगराइज कर रखा था। सबसे ऊपर थे ब्राह्मण, फिर उसके ऊपर आते थे क्षत्रिय, उसके नीचे आते थे क्षत्रिय, फिर उसके नीचे आते थे वैश्य, फिर आते थे शूद्रास। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरी थी, ये 4 पार्ट में पूरा जो हमारा सोसाइटी थे उसको डिवाइड कर रखा था अर्ली वैदिक पीरियड में। ठीक है, वैदिक एज में हमारा जो सोसाइटी था उसको 4 पार्टों में डिवाइड कर रखा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास। ओके, जिसको वर्ण बोलते थे। अब वर्ण क्या है, 4 वर्णों में भी मैंने बोला 4 पार्ट में हमारी सोसाइटी को कैटेगराइज कर रखा था, उस 4 पार्ट को बोलते थे वर्ण। ठीक है, और 4 वर्ण कौन कौन से थे, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास। ब्राह्मण्स वर एक्सेप्टेड टू स्टडी एंड टीच द वेदास, परफॉर्म सैक्रिफाइसेस एंड रिसीव गिफ्ट। जो ब्राह्मण थे उनका काम क्या था, वो पढ़ते थे और सिखाते थे वेदास को। वेदा मैंने बताया था 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो ये 4 वेद थे। सबसे पुराना कौन सा था, कब का ही, अभी से 3500 साल पहले इसको बनाया गया था, लिखा गया था। ठीक है, कौन लिखते थे, तो ऋषि मुनि, सेजस। ठीक है, ब्राह्मण का काम क्या था, स्टडी करते थे और वेदा को पढ़ते थे और वेदा को पढ़ाते थे, सिखाते थे। जितने भी यज्ञ होते थे वो ये ब्राह्मण कराते थे और उसके बदले उन्हें गिफ्ट मिलता था। क्षत्रिय कौन होते थे, तो क्षत्रियों को काम होता था लड़ाई करना और लोगों की रक्षा करना। ठीक है, वैश्य कौन थे, वैश्य होते थे फार्मर्स, हर्डर्स और ट्रेडर्स, मतलब जितने बिजनेसमैन थे अर्लीस्ट वो अर्ली टाइम में वैदिक एज में, वो लोग क्या होते थे, वैश्य। शूद्रा कौन होते थे, जो इन तीनों को, ये तीनों ऊपर के जो 3 हैं, कौन कौन, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय और वैश्य। ठीक है, इनको सर्व कौन करता था, शूद्रा। सर्व मतलब इनकी गुलामी करते थे। ठीक है, मतलब इनके लिए काम करते थे। अब जनपदा क्या है, जनपदा देखो, जन मतलब होता है जनता, पदा मतलब होता है पैर। ठीक है, तो the rajas who performed these big sacrifices were now recognized as being rajas of जनपदास rather than जनास। ठीक है, अब एक छोटे छोटे से क्या होते थे, छोटे छोटे राज्य बोल सकते हैं, छोटे राज्य होते हैं। ठीक है, तो वो जिस राजा ने ये यज्ञ करवाया होता था, अब उसको इस जनपदा का, जहाँ पे लोग रहते थे, उसका राजा घोषित कर दिया जाता था। द वर्ड जनपदा लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जना सेट इट्स फूड। जनपदा का मतलब क्या होता है, ऐसा जगह जहाँ पे जनता ने अपने पैर रख दिए एंड सेटल डाउन, और जहाँ पे सेटल हो गए हैं। मतलब जनपदा ऐसी जगह थी जहाँ पे लोग सेटल होते थे। सम इंपॉर्टेंट जनपदास आर सोन ऑन मैप 4 पेज नंबर 45। इसके नेक्स्ट पेज पे ही आपको एक मैप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे बहुत सारे जनपद और महाजनपद की मैपिंग दे रखी है। ठीक है, आगे चलें ऊपर अगर, तो लिखा हुआ है आर्कियोलॉजिस्ट have excavated a number of settlements in these जनपदास such as पुराना किला in दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ और अतरंजी खेड़ा नियर इटाहा। इटाहा कहाँ है बेटा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो कुछ जनपदा जो है हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजा है, कौन कौन सी, पहले तो पुराना किला, दूसरा हस्तिनापुर,
और अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा ये कहाँ पे है? दिल्ली में। ये है मेरठ उत्तर प्रदेश। ये भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। They found that people lived in huts and kept cattle well as other animals. देखा गया कि उस टाइम के लोग भी क्या करते थे? जानवरों को पालते थे, ठीक है, और झोपड़ियों में रहा करते थे। दे ऑल्सो ग्री, और ये लोग बहुत सारे टाइप के क्रॉप्स को उगाया करते थे, जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, बार्ली हो गया, दाल हो गया, शुगर केन हो गया, सीसम हो गया, मस्टर्ड हो गया। तो ये इन टाइप के क्रॉप्स को भी ग्रो किया करते थे। ठीक है। तो वहाँ पे इसमें हमने क्या पढ़ा? इस वाले पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि जनपदा मतलब होते हैं ऐसी जगह जहाँ पे जनता रहती है। तो कुछ जनपदा है जैसे कि पुराना किला, फिर हस्तिनापुर, फिर अतरंजी खेड़ा, है ना, ये कुछ जनपदा थे। और यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है कि लोग झोपड़ी में रहते थे। यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि लोग झोपड़ी में रहते थे, पशुओं को पालते थे, ठीक है, और बहुत सारे टाइप के फसल भी ग्रो करते थे, जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, बार्ली हो गया, पल्सिस हो गया, शुगर केन हो गया। ठीक है। तो इस टाइप के ये लोग क्या क्रॉप्स ग्रो करते थे। दे मेड अर्थन पोट्स, सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, others were red. One special type of pottery found at these sites is known as painted greyware. As is obvious from the name, these grey pots have painted designs, usually simple lines and geometric patterns. देखो, ये लोग मिट्टी के मटके बनाते थे। ठीक है। क्या बनाते थे? मिट्टी के मटके। इनमें से कुछ जो होते थे वो ग्रे कलर के होते थे, कुछ रेड कलर के होते थे। सबसे स्पेशल टाइप का जो मिला है वो कौन सा है? वो है ग्रेवेयर का। और ग्रेवेयर मतलब ग्रे कलर की एक क्या वो मिट्टी की पोट होगी। ठीक है। और इस पर डिजाइन क्या होगा? पेंट किया होगा। ऐसा ही एक अर्थन पोट मिट्टी का ग्रेवेयर, ऊपर इसकी इमेज दे रखी है, देखो इसमें पैटर्न वगैरह बना हुआ है। ये है एक ग्रेवेयर। ठीक है। इस पर सिंपल लाइन और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स डाल के इसको बनाया जाता था, ग्रेवेयर कहते थे इसको। महाजनपदास, अबाउट 2500 years ago some जनपदास became more important than others were known as महाजनपद। देखो इन्हीं में से कुछ जो जनपदा है, कुछ जनपदा 2500 साल पहले, अभी से 2500 साल पहले मतलब वहां से 500 साल बाद, ठीक है, वहां से 500 साल बाद कुछ जो जनपदास है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गए। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए। अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने से क्या होगा? अब इनकी पावर हो जाएगी कम्युनिटी के अंदर, और जैसी पावर होगी ये लोग क्या हो जाएंगे? महाजनपदा में कन्वर्ट। सम ऑफ दीज आर शोन ऑन द मैप। मोस्ट महाजनपदास हैड अ कैपिटल सिटी, मैनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड। दिस मीन्स दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक और स्टोन्स वर बिल्ट अराउंड देम। देखो बहुत सारे जो महाजनपद थे उनके कैपिटल थे, उनके क्या होते थे? राजधानी होती थी। और वो जो राजधानी थी, ठीक है, जो राजधानी थी उस पे क्या बड़ी बड़ी दीवार बनाई गई थी। ठीक है। दीवारों से उसको बंद कर दिया जाता था, मतलब फोर्टिफाइड। किला के बाहर जैसे वो नहीं होता दीवार, वैसी दीवार बना दिया जाता था इनके राज्य में। फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ड बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक्स फ्रॉम अदर किंग्स एंड नीडेड प्रोटेक्शन। देखो किला बनाए जाते थे, ठीक है, किले की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। क्यों बनाई जाती थी? क्योंकि जो राजा था उसको डर था कि जो दूसरे राजा है वो उस पर आक्रमण ना कर दे। ठीक है। अब यहाँ मैप में देखोगे तो आप पहले जनपदा को हाईलाइट करो। सबसे पहला जनपदा क्या है? कौन सा है? सबसे पहला जनपदा कौन सा है? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर। ठीक है। उसके बाद कौन सा था? उसके बाद था पुराना किला। तो पुराना किला कुछ ऊपर होगा, ठीक है, यहाँ पे कुरली के पास। ठीक है। उसके बाद कौन सा था? यहाँ पे बस दो ही दे रखे हैं, ठीक है। बाकी अगर आगे देखो, आगे दूसरा अब देखो महाजनपदास। महाजनपदा कौन कौन से हैं? पांचाल, वाजी, मगध, ठीक है, अवंती, गांधार। ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं महाजनपदास। ठीक है।
फिर इसके बाद क्या होता है कि ये अभी तो 16 महाजनपद थे स्टार्टिंग के अंदर, फिर इनके अंदर क्या होती थी, फाइट हुई, ठीक है, तो एंड में 4 महाजनपद बने। फिर उनमें से जब लड़ाई हुई चारों में, तो सबसे जो मोस्ट पावरफुल देखा गया था वो था क्या, एक महाजनपद, उसका नाम था क्या, मगध। ठीक है, पहले 16 महाजनपद थे, फिर उनमें लड़ाई हुई तो 4 महाजनपद बचे। जब 4 महाजनपद बचे, उनमें लड़ाई हुई तो कौन बचा, सिर्फ एक, जिसका नाम है मगध। फिर मगध ने अंपायर बनाया जिसका नाम था मौर्यन अंपायर। Protection. It is also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they were by building really large, tall and impressive walls around their cities. कुछ रूलर्स थे वो दिखाना चाहते थे, जब उन्होंने वॉल्स बनाई बहुत बड़ी बड़ी अपनी शहर के किनारों पर, शहर के बाउंड्रीज पे जब वॉल बनाई, इससे वो दिखाना चाहते हैं कि कितने पावरफुल और कितने पैसा है उनके पास। ठीक है, कुछ होते हैं ना शो ऑफ करने वाले टाइप राजा, तो कुछ राजा ऐसे थे जिन्होंने शो ऑफ किया कि देखो हम पे कितना पैसा है। ऑल्सो इन दिस वे द लैंड and people living inside the fortified area could be controlled and more easily by the king. अब इन्होंने फोर्टिफाइड तो कर दिया, अब इसका एक और फायदा था कि जो लोग इसके अंदर रहेंगे वो लोग उन लोगों को राजा अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा, है ना। बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग, थाउजेंड इफ नॉट लैक्स ऑफ ब्रिक्स ऑफ स्टोन्स हैड टू बी प्रिपेयर्ड। दिस इन टर्न मींट enormous labor provided possibly by thousands of men, women and children, and resources had to be found for all of this. अब देखो इतने बड़े बड़े वॉल बनाने के लिए, जैसे कि ये नीचे एक वॉल है, देखो इतने बड़े वॉल बनाने के लिए इसको कितने अमाउंट में वर्कर चाहिए होंगे। देखो ये वॉल है, ठीक है, ये वॉल कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद इलाके में। ठीक है, ठीक है, ऊपर है कौशंबी, कौशंबी है ना, ये देखो कौशंबी, यहाँ पे ये देखो ये कौशंबी दिख रहा है, तो यहाँ पे ये वॉल बनाई गई थी। जो वॉल नीचे फोटो है ना, ये कौशंबी की है। सोचो इतनी बड़ी बड़ी वॉल बनाने के लिए इनको कितने अमाउंट में वर्कर्स, कितने अमाउंट में लेबर्स, कितनी ईंटें चाहिए होंगी, है ना। द न्यू राजाज नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मीज। अब जो नए राजा हैं वो लोग क्या आर्मी भी रखने लगे। सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन्ड बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर। सोल्जर्स को सैलरीज मिलने लगी, ठीक है, और जो पेमेंट थी वो पंच मार्क्ड कॉइन में थी। अब पंच मार्क्ड कॉइन क्या होती थी कि एक मान लेते मेटल है और ये पंच, जैसे मोहर होता है ना, मोहर, उस मेटल के ऊपर उस मोहर को मार दिया जाता था। वो मेटल सिल्वर की हो सकता है या फिर गोल्ड का। जब वो मेल्ट होता था तब उस पर मोहर लगा के उसके राजा का जो भी चिन्ह है, ठीक है, वो उस पर मार्क कर दिया था। ठीक है, तो वो जो कॉइन्स बनते थे उसको बोलते थे पंच मार्क कॉइन्स। ठीक है, तो सम पेमेंट्स वर मेड यूजिंग पंच मार्क्ड कॉइन्स। यू विल रीड, ये चैप्टर 8 में पढ़ेंगे पंच मार्क कॉइन के बारे में। ठीक है, तो अभी सिर्फ ये जान लो कि जो सैलरीज दी जाती थी, ठीक है, सबसे पहली बात तो आर्मी रखी गई। अब जो राजा है वो रेगुलर आर्मी रख रहा है, उनको सैलरी दे रहा है, और सैलरी कैसे दे रहा है, पंच मार्क्ड कॉइन में। ठीक है, पंच मार्क कॉइन में उनको सैलरी दे रहा है। अब टैक्सेस, अब कितने प्रकार के कर होते थे। अब राजा को इतना बड़ा साम्राज्य जो है उसको मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, टैक्स चाहिए, मतलब कि रेवेन्यू चाहिए। क्या चाहिए, रेवेन्यू चाहिए। As the rulers of the Mahajanpadas were building huge forts, maintaining big armies, therefore needed more resource. They needed more resource and they needed officials to collect these. So instead of depending on occasional gifts brought by people, as in the case of the Raja of the Janpada, they started collecting regular taxes. देखो जो जनपदा के जो राजा थे, देखो उस टाइम के जो राज्य थे वो तो छोटे छोटे थे, स्मॉल थे, तो उस टाइम पे इनको रेवेन्यू की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी। उस टाइम पे स्मॉल गिफ्ट ला देते थे लोग ओकेजनली, उससे काम चल जाता था। ठीक है, अब ना महाजनपदा में जो किंगडम है वो बड़ा हो गया, है ना। अब राजा के पास एक बड़ा सा फोर्ट है जिसको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, जो आर्मी है उसको सैलरी प्रोवाइड करनी है, तो अब क्या करेंगे लोग, क्या
टैक्स लेने लगेंगे। अब वो टैक्स कौन कौन से थे? जो टैक्स है वो लिया जाएगा क्रॉप्स के ऊपर, जो जितने भी फसल उगाओगे उसका 1/, मतलब जिसका 1/6 पार्ट हमें दे दोगे, ठीक है, 1/6 हिस्सा वो हमें दे दोगे। अगर 6 बोरी उगती है तो आप उसमें से 1 बोरी राजा को दोगे, ठीक है। ये टैक्स था। क्राफ्ट पर्सन पे टैक्स था कि जो भी क्राफ्ट पर्सन है उसने, जैसे कोई एक आदमी है जो मूर्तियां बनाता है, ठीक है, तो उसको महीने में 1 दिन आकर राजा के पास काम करना होता था। हर्डर्स पेड टैक्सेस एज एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस। जो चरवाहे होते थे, जो हर्डर्स होते थे, जो पशुओं को पालन करते थे, वो लोग टैक्स कैसे देते थे? या तो जानवर देते थे राजा को, या फिर क्या करते थे, एनिमल का जो प्रोड्यूस होता है, या दूध दे दिया या फिर दही दे दिया, ये सब राजा को जाके भेंट में देते थे। अब जो ट्रेड होता था, जो भी व्यापार होता था, उसके लिए भी लोग टैक्स देने लगे। हंटर और गैदरर्स थे, उनको राजा को टैक्स देना पड़ता था। कैसे? जितने भी फॉरेस्ट में प्रोड्यूस होंगी, फॉरेस्ट की चीज़ें जो भी लेके आएंगे, उसमें से कुछ हिस्सा किसको मिलेगा? राजा को। अब एग्रीकल्चर में बदलाव कैसे आया? ठीक है, देयर वर 2 मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। वन वॉज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लग शेयर। पहला क्या है कि आयरन का जो लोहे का जो प्लग होता है ना, हल, उसका यूज होने लगा। दिस मीन दैट हैवी क्लेई सॉइल कुड बी टर्न्ड ओवर बेटर देन विद द वुडन प्लग शेयर, सो दैट मोर गेन कुड बी प्रोड्यूस। अब देखो, पहले लकड़ी का लोग हल इस्तेमाल करते थे, ठीक है, अब लकड़ी का हल इस्तेमाल करने के बजाय क्या इस्तेमाल करेंगे? क्या? लोहे का। अब लोहे वाला जो होगा वो काम जल्दी कर देगा और लोहे वाले से ज़्यादा क्या फसल उगेगी। दूसरा क्या था? पहला तो क्या था कि आयरन के प्लग शेयर का यूज हुआ। पहला क्या था? आयरन प्लग शेयर यूज हुआ। दूसरा क्या था? पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग, मतलब अब पैडी प्लांट हुएंगे। मतलब कि एक पौधा, जैसे चावल उगता है ना, कि पौधा पहले यहाँ पे उग गया थोड़ा सा, फिर उसको निकाल के दूसरी जगह पे लगा दिया जाता है, ठीक है। तो पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी, ठीक है। दिस मीन्ड that instead of scattering seed on the ground from which plant would sprout, sapling were grown and then planted in the fields। पहले सैपलिंग मतलब हल्का सा जब पौधा उग जाता है, जब आपने देखा होगा, अगर आपने चावल की खेती देखी है तो पौधा पहले थोड़ा सा उग जाता है, फिर उसको निकाल के दूसरी जगह पर क्या कर दिया जाता, क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, ठीक है। तो उस टाइप के पौधे भी उगाने लगे ये लोग। अब इसकी वजह से क्या हुआ? दिस लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन एज मैनी मोर प्लांट सर्वाइव। इसकी वजह से क्या होता था कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पौधे सर्वाइव करने लगे। कैसे? मान लेते हैं कि ये एक एरिया है जहाँ पे हमने पैडी ग्रो किया था, ठीक है, सैपलिंग्स ग्रो हो रहे थे। अब यहाँ के जो, मान लेते हैं कि इस मिट्टी के अंदर कुछ खराबी हो गई, तो ये लोग निकाल के क्या करते थे, दूसरी जगह लगा देते थे। अब इससे क्या होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे जो है वो सर्वाइव हो पाते थे। अब यहाँ पे मिट्टी खराब है तो कहीं कहीं पे सिर्फ उगेगा। अब क्या होगा, लेकिन अब ज़्यादा अमाउंट में उगना चालू हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। आओ जरा, अब आ गया मगध। मैंने बोला मगध सबसे पावरफुल था उस टाइम पे। तो फाइंड मगध ऑन मैप 4। मगध बिकेम द मोस्ट इंपोर्टेंट महाजनपदा इन अबाउट 200 ईयर्स। देखो 2500 से बोले ना 2300 के बीच में, 2300 साल में, मतलब कि जब हमने महाजनपदा पढ़ा वो कब से चालू हुआ था? 2500 में, 2500 साल पहले। उससे 2 साल बाद, मतलब 2300 साल पहले जो महाजनपदा थे उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन बनी है? मगध। मैनी रिवर्स सच एज द गंगा एंड सन फ्लोड थ्रू मगध। देखो 2 नदी, गंगा और जो सन है, सन रिवर, ठीक है, और गंगा, वो कहाँ से होती थी, कहाँ से होकर जाती थी? मगध से। अब नदी जा रही है तो ट्रांसपोर्ट में मदद करेगी, ठीक है, वाटर सप्लाई अच्छा होगा उस एरिया का, ठीक है। और जहाँ पे नदी होती है तो वहाँ का लैंड कैसा होता है? फर्टाइल होता है। देखो नदी होने के क्या फायदे? पहला कि हम व्यापार कर सकते हैं, दूसरा वाटर सप्लाई अच्छा होगा, तीसरा क्या होगा कि जो लैंड होगा वो फर्टाइल होगा, होगा, होगा ना। पार्ट्स ऑफ मगध वर फॉरेस्टेड, एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेन्ड फॉर द आर्मी। और ये लोग क्या करते थे? मगध के आसपास जंगल होता था, जंगल में हाथी होते थे, जंगल के हाथियों को लेकर क्या करते थे? उनको ट्रेन करते थे और आर्मी में भर्ती करते थे। हाथियों को ये लोग आर्मी में भर्ती करते थे।
फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज, कार्ट्स एंड कैरियोट्स। अब जंगल में लकड़ी होती थी, इससे लोग घर ही बनाते थे, कार्ट बनाते थे। कार्ट होता है मतलब जैसे रेडी होता है ना आजकल, वैसे ही कार्ट होता है, ठीक है। और कैरियोट्स, रथ बनाते थे लकड़ियों से, वुड से घर बनाते थे, कार्ट बनाते थे और कैरियोट बनाते थे। बिसाइड्स देयर वर आयरन ओर माइन इन द रीजन दैट कुड बी टैप्ड टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स। और जिस एरिया मगध मिलता था, जिस एरिया मगध सिचुएटेड था, वहाँ पे आयरन ओर की जो मात्रा थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। अब आयरन ओर की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ कि लोग आयरन के मेटल बनाएंगे, आयरन के टूल्स बनाएंगे ना, आयरन के हथियार बनाएंगे। अब ऐसा महाजनपद जिसके पास लोहे के हथियार है, आर्मी है, अच्छा लैंड है, रेवेन्यू के लिए ट्रेड है, वो स्ट्रांग नहीं होगा तो कौन होगा? तो मगध हैड टू वेरी पावरफुल रूलर्स, बिंबिसार एंड अजाशत्रु। देखो दो बहुत ही पावरफुल रूलर थे मगध के, बिंबिसार और अजाशत्रु। अजाशत्रु ये बेटे थे, ये पिताजी थे, मतलब ये फादर और सन थे दोनों, ठीक है। Who used all possible means to conquer other जनपदास, इन्होंने हर तरीका इस्तेमाल किया क्या, बाकी जो जनपद थे उसको कॉन्कर करने में। महाजनपदानंदा, महापद्मानंदा वॉज अनदर इंपॉर्टेंट रूलर। अब इनके बाद कौन आता है? महापद्मानंदा, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट रूलर थे, ठीक है। महापद्मानंदा कब आते हैं? जब उदयनी उदयनी होता था, उदयनी के बाद कौन आते हैं? महापद्मानंदा, जो कि नंद डायनेस्टी का फाउंडेशन रखते हैं, ठीक है। तो तुम्हें इतना नहीं जानना है, बस ये याद रखो कि एक इंपॉर्टेंट रूलर थे जिसका नाम था महापद्मानंदा। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इन्होंने अपना जो पावर था वो नॉर्थ वेस्ट, अगर ये इंडिया है तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट तक अपना क्या पावर ले गए थे, ठीक है। मैं बताऊँ तो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक इन्होंने अपना पावर को एक्सटेंड किया था, ठीक है। स्टार्टिंग में तो जिनका कैपिटल था वो राजगीर था, राजगिरी। फिर देन उसके बाद ये लोग अपने क्या, अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लेते, कहाँ? पाटलिपुत्र में। इन बिहार वॉज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर्स, लेटर कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, बाद में इन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर लिया पाटलिपुत्र में। तो मोर देन 2300 ईयर्स एगो अ रूलर नेम अलेक्जेंडर, अभी से 2300 साल पहले, तुमने अलेक्जेंडर का नाम सुना होगा, सिकंदर, हिंदी में इनका नाम क्या है? सिकंदर, सिकंदर महान, इंग्लिश में बोलते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये कहाँ से आए थे? ग्रीक से। हु लिव्ड इन मैसेडोनिया इन यूरोप, ठीक है। वांटेड टू बिकम अ वर्ल्ड कॉन्करर। ऑफ कोर्स ही डिडंट कॉन्कर द वर्ल्ड बट डिड कॉन्कर पार्ट्स ऑफ इजिप्ट एंड वेस्ट एशिया एंड केम टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट रीचिंग अप टू द बैंक्स ऑफ द ब्यास। When he wanted to march further eastward, his soldiers refused। देखो अभी से 2300 साल पहले एक बहुत बड़े योद्धा जिनका नाम था अलेक्जेंडर, वो मैसेडोनिया में रहते थे, मैसेडोनिया यूरोप में है, और उनकी इच्छा थी कि वो पूरी दुनिया को कब्जा कर लें, ठीक है। पूरी दुनिया को कब्जा तो नहीं कर पाए थे, लेकिन वो इजिप्ट और वेस्ट एशिया के कुछ पार्ट को हथिया लिए थे। मतलब वेस्ट एशिया में अगर मैं बताऊँ तो उन्होंने, वैसे तो इंडिया में भी बहुत सारा जो पार्ट है उसको हथिया लिया था, ठीक है। पोरस से इनकी लड़ाई हुई थी, ठीक है, तो पोरस ने सरेंडर कर दिया था, ठीक है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं पोरस जीत गया था, बहुत लोग बोलते हैं पोरस हार गया था, जीत गया था पोरस हार गया था। तो ये एक कंट्रोवर्सी है, तो इसमें नहीं जाएंगे हम, बस ये बताएंगे कहाँ से कहाँ तक। तो इजिप्ट, ठीक है, मेसोपोटामिया, ग्रीस, ये सब जीतता हुआ हमारे पास आया इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ब्यास नदी के पास पहुंचा, तो ब्यास नदी के ऊपर आपको सतलज दिखेगी, ब्यास नदी के आगे आपको सतलज नदी दिखेगी। जब वो सतलज नदी के पास आया, देखो ब्यास के पास आपको क्या दिखेगा? सतलज। अगर मैं लेके चलूं तो यहां पे है, ये देखो, एक मिनट, ये देखो, ये है ब्यास नदी, ये है ब्यास, ये है सतलज। तो ये जब ये सतलज पार करने के लिए, सतलज पार करेंगे ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो माउंटेन चालू हो जाएंगे, तो सतलज पार करेंगे, तो सतलज पार करने की जब इन्होंने बात की, या फिर बहुत लोग बोलते हैं ब्यास,
ठीक है। तो ब्यास नदी जब पार करने की बात की तो इनके जो फाइटर्स थे, जो इनके लड़ाकू जो सैनिक थे, उन्होंने बोला कि नहीं हम नहीं जाएंगे। इन्होंने बोला क्यों नहीं जाओगे? इन्होंने बोला कि देखो यार वहाँ के जो राजा है वो बहुत खूंखार है, बहुत मारते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मारते हैं, हम नहीं जाएंगे। देखो बात ऐसी है सीधी सीधी, ठीक है। तो वहाँ के बाद फिर जो सिकंदर था वो बोला चलो ठीक है, दे वर स्केयर्ड, डर गए थे उनके सोल्जर्स, ठीक है। एज दे हैड as they had heard the rulers of India was vast armies of foot soldiers and chariots and elephants, ठीक है। वहाँ के जो सोल्जर्स थे वो डर गए, तो उन्होंने बोला भैया देखो हम नहीं जाएंगे यार, बहुत मारते हैं वो लोग, उनके पास हाथी है, ठीक है, रथ है, और तुम ये बताओ हम तो घोड़े वाले हैं। वो लोग घोड़े से लड़ते थे। तो उनके सोल्जर ने बोला कि अपने राजा से कि देखो साहब हमसे नहीं होगा, ठीक है, हम लोग घोड़े वाले हैं, उनके पास है हाथी, अगर एक लात भी देंगे ना हम सारे के सारे इधर बितर हो जाएंगे, तो हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। उनके पास बहुत बड़ी सेना भी है, तो एक काम करते हैं यहीं तक अपना साम्राज्य रखते हैं और निपट लेते हैं, वापस चले जाते हैं, ठीक है। तो ये तो मगध की कहानी थी। अब उसके बाद वाजी आ गया। अब वाजी एक संघ था, वाजी एक संघ था। संघ मतलब क्या होता है? संघ में होते हैं बहुत सारे रूलर्स, मैनी रूलर्स, ठीक है। जैसे महाजनपद में एक रूलर होता था, यहाँ पे एक नहीं होंगे, सेवरल रूलर होंगे। और इसका कैपिटल क्या था? वैशाली, ठीक है, जहाँ पे चाणक्य का जन्म हुआ। While Magad became a powerful kingdom, Vaji, with its capital at Vaishali, Vaishali Bihar, was under the different form of government known as Gana और संघा, ठीक है। संघ के अंडर ये रूल करता था, मतलब जो किंगडम था, जो ये राज्य था वैशाली, उसके अंदर जो राजा थे वो संघ में थे, ठीक है, मतलब कि ग्रुप में थे। इन अ संघा, इन अ गणा और संघ, देयर वर नॉट वन बट मैनी रूलर्स एंड ईच वन हैज नोन एज पावर। वहाँ पे एक ही राजा नहीं था, बहुत सारे राजा थे और सभी को राजा बोला जाता था। These rajas performed rituals together. They also met in assemblies and decided that had to be done and how through discussion and debate. For example, if they are attacked by an enemy, they met to discuss what should be done to meet the threat. However, women, dasas and kamkars could not participate in these assemblies. देखो, अब ये जो गणा था, गणा बोलो या संघा बोलो, इसमें एक राजा नहीं थे, बहुत सारे राजा थे। और ये सारे राजा जो होते थे वो सेक्रीफाइसेस, ये यज्ञ कराते थे, ठीक है। इनकी असेंबली भी होती थी जहाँ पे लोग मीटिंग करते थे। अब ये लोग मीटिंग करने के बाद, ठीक है, इस मीटिंग में डिस्कशन करते थे और डिबेट करते थे। एग्जाम्पल के लिए कि अगर किसी राजा ने इनके राज्य पे हमला कर दिया, ठीक है, तो ये मिलके कैसे उस मुसीबत का सामना करेंगे इसके बारे में डिस्कशन करते थे। जितने भी दास होते थे, जितने भी विमेन होती थी, जितने दास, विमेन, ठीक है, और कमकर्स, उन लोगों को इस सभा में नहीं बुलाया जाता, इन सभा में नहीं बिठाया जाता था। इसके अंदर सिर्फ राजा और वैश्य यही लोग बैठते थे। देखो, दिस इज एन अकाउंट ऑफ द वाजीज फ्रॉम द दिग निकाय। दिग निकाय एक फेमस बुद्धिस्ट बुक है, ठीक है, विच कंटेन्स सम ऑफ द स्पीचेज ऑफ द बुद्धा, जिसके अंदर कुछ स्पीचेज है बुद्धा की। बुद्धा की मतलब स्पीचेज मतलब बातचीत है, ठीक है। और ये जो दिग्ग निकाय है उसको लिखा गया कब? अभी से 2300 साल पहले। तो 2300 साल पहले दिग्ग निकाय में एक इंसिडेंट लिखा हुआ है जिसमें अजातशत्रु जो है ना, अजातशत्रु वाजी पे हमला करने वाला होता है तो बुद्धा के पास जाता है। कहाँ जाता है? बुद्धा के पास। तो लिखा हुआ कि अजातशत्रु वांटेड टू अटैक द वाजी। बेटा अजातशत्रु बहुत खूंखार राजा था, बहुत डेंजर, ठीक है। इसने अपने पिताजी को मारकर गद्दी पे बैठा था। ये इसने अपने पिताजी को मारा था। सोचो, मतलब उस टाइम पे अगर अपने पिता को मारना है तो आपको कितना इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा, ठीक है। ही सेंट हिज मिनिस्टर नेम्ड वशाकारा टू द बुद्धा। उसने अपने मिनिस्टर वशाकारा को बुद्धा के पास भेजा, ठीक है, ताकि इस पे सलाह मांग सके कि हम क्या करें, कैसे अटैक करें, ठीक है। तो बुद्धा सेड, बुद्धा आस्क्ड वेदर द वादीज मेट फ्रिक्वेंटली। क्या जो वादीज है वो मतलब अक्सर मिलते रहते हैं, ठीक है, मतलब कि असेंबली वगैरह है क्या इनकी? तो उन्होंने बोला हाँ भाई ऐसा तो है ही बुद्धा जी। तो व्हेन ही हर्ड दैट दे डिड, ही रिप्लाइड दैट द वादीज वुड कंटिन्यू टू प्रॉस्पर एज लॉन्ग एज।
ये सुनने के बाद बुद्धा ने क्या बोला कि तुम यार कर लो अटैक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वाजी है ना वो रुकेंगे नहीं, ठीक है। तुम एक राजा को हराओगे वहां तो कतई शहर, मतलब एक से एक राजा हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बोला कि अगर तुम हमला कर दो, ठीक है, दे हैड फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज, अभी तुम एक को हराओगे दूसरा आ जाएगा। दे मेट एंड एक्टेड टुगेदर, अभी तुम उस पर अटैक तो करके देखो, वो एक है, तुमने एक पे अटैक किया तो वहां पे ऐसे ही 100 राजा हैं, कितने सारे हैं, वो सारे मिलकर तुम पे अटैक करेंगे। दे फॉलोड एस्टैब्लिश रूल्स, ठीक है, उन्होंने जो न्याय है उसको अच्छे ढंग से, मतलब जो राजा है वो अच्छे ढंग से अपने किंगडम को रन कर रहे हैं, ठीक है। वो लोग रिस्पेक्ट करते थे और वो लोग दूसरे राजा को रिस्पेक्ट करते हैं और अपने से उम्र वाला जो है उसको सुनते भी हैं। तो क्या फ़ायदा अगर आप अटैक कर भी लो तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, आगे जाके फिर आपको ही नुकसान होगा, ऐसा हमारे बुद्धा ने कहा, ठीक है। आगे बोला वाजी वुमेन आर नॉट फोर्स टू बी और कैप्चर्ड, मतलब कि वाजी की जो वुमेन होती थी उन पे कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं होती थी और कोई किडनैपिंग वगैरह नहीं होती थी इनके साथ। चैत्यास जो लोकल श्राइन था वर मेंटेन्ड इन बोथ टाउन्स एंड विलेजेस, जो इनका लोकल मंदिर था जैसे चैत्या हो गया, उसको लोग चाहे शहर में हो चाहे गांव में हो, लोग उसको मेंटेन करके रखते थे। वाइस सेंट्स हु फॉलो डिफरेंट बिलीव्स वर रिस्पेक्टेड एंड अलाउड टू एंटर एंड बिलीव कंट्री फ्रीली, जितने भी चालाक या फिर बुद्धिमान संत महात्मा थे वो लोग यहाँ जा सकते थे और आराम से अपना मतलब भिक्षा मांगने की जो प्रक्रिया है उसको कर सकते थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अगर आप अटैक करोगे तो कोई फायदा नहीं है, आप अगर राजा वो होता है ना, एक राज्य तो जीत लिया पर राजा नहीं बन पाओगे, तो राज्य जीतने का क्या फायदा जब आप राजा नहीं बन पाओगे, आपकी जो सुपरमेसी है, आपकी जो पावर है वहाँ के लोग एक्सेप्ट ही ना करें। आगे लिखा है राजाज ऑफ पावरफुल किंगडम्स ट्राई टू कॉन्कर द संघास, nevertheless they lasted for a long time till date 15 years ago when the last of the Ganas और संघास were conquered by Gupta ruler। देखो जो लास्ट गणा था, जो लास्ट संघ था उसको किसने जीता, गुप्ता रूलर के, गुप्ता रूलर जो थे, ठीक है, उन्होंने जब गुप्ता डायनेस्टी आई तो उनके एक रूलर थे, उन्होंने आखिरी बार जो है गण जो राज्य था, ठीक है, उसको जीता था। उसके बाद किसी ने फिर हमला नहीं किया, अभी से 1500 साल पहले की बात है, ठीक है। और आप अगर जीत भी लो ना तो आप ज़्यादा टाइम तक उस पर राज नहीं कर पाओगे, आप समझो, ठीक है, क्योंकि वहाँ का जो पॉलिटिकल डोमेन था, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, उसकी आदत हो गई थी लोगों को अब आदत हो गई थी कि बहुत सारे राजा हैं, ठीक है, अगर आप सिर्फ वहाँ पे एक राजा होगा, ठीक है, और वही रूल करेगा तो अपनी मनमानी करेगा, मोनोपोली दिखाएगा, और वहाँ के लोगों को ऐसी मोनोपोली की आदत नहीं थी, वहाँ तो भाई सेवरल रूलर्स थे, सेवरल रूलर्स मतलब सेवरल माइंडसेट, है ना। तो आप अगर जीत भी लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो गया स्टूडेंट्स। आई होप यू लव द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना। तब तक के लिए सही बच्चों को जय हिंद।